है कि मूवमेंट पोएट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मुंडेन वर्ड को डिपिक्ट करती है। यूजुअल लाइफ के रोजमर्रा अयाम के जो भी एक्टिविटी है उसको ये डिपिक्ट करती है। वो कहते थे कि इंटरटेक्सचुअलिटी ठीक नहीं है, रेफरेंस ठीक नहीं है, अलूजन ठीक नहीं है, इनको भी नहीं होना चाहिए, इससे पोइट्री जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आखिरकार हम पोइट्री लिख किस लिए रहे हैं? हम कॉमन इंसानों के लिए लिख रहे हैं, तो वो तो ये चीजें नहीं जानते। कॉमन मैन्स जो होते हैं उनके लिए हम लिख रहे हैं, बट दे डोंट नो इंटरटेक्चुअलिटी, रेफरेंस, ग्रीक मैथोलॉजी, क्लासिक पोएट्स एंड समथिंग लाइक दैट। वो कहते थे ये वो चीजें ये नहीं जानते, तो हमें ऐसी पोएट्री नहीं करनी चाहिए। एवरीडे लाइफ होनी चाहिए। और मोस्टली मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो मोस्टली पोएट्री को पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो ये मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। पहले बाज़-औक़ात कुछ सिलेक्टेड स्ट्रेटा को लिखते थे, इसमें वो कहते हैं कि ये क्या हो, एक तो कॉमन मैन के लिए हो, एवरीडे लाइफ के लिए हो, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती हो, वाइडर इसका रीडरशिप इसको होना चाहिए। इसका रीडर कौन है पोएट्री का, वो भी हमें तलाश करना चाहिए। रीडर इसका है कॉमन मैन, मिडिल क्लास के लोग। तो इस तरह की चीज़ों को हमें टच करना चाहिए। इंटरटेक्चुअलिटी नहीं होनी चाहिए, इमेजेस नहीं होनी चाहिए, और मेक इट न्यू वाला कॉन्सेप्ट जो मॉडर्निस्ट का था वो भी ठीक नहीं था। और मोस्टली क्या होनी चाहिए, ट्रेडिशनल बाउंड नहीं होनी चाहिए। वो ट्रेडिशन को इन्वॉल्व करते थे मॉडर्निस्ट, तो वो कहते कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन होनी चाहिए मॉडर्न वर्ल्ड की, ठीक है। और प्लेन लैंग्वेज हो, सिंपल सी लैंग्वेज हो, बंदा पढ़ता जाए, साथ साथ समझ आ जाए। और मोस्टली इनकी पोएट्री जो थी उसके अंदर डेथ का थीम पाया जाता था। डेथ, डिसअपॉइंटमेंट, ये लिख लें, डिसअपॉइंटमेंट और डेथ। इसलिए फिलिप लार्कन को ग्रेवयार्ड पोएट भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड पोएट, ठीक है। डेथ को थीम को बड़ा, हर चीज में अगर आप एम्बुलेंसेस पढ़ें तो उसके अंदर डेथ का थीम बड़ा वाजे। और फेटलिज्म को, अच्छा, ये दो लोगों से इसकी पोएट्री, जो इसकी अब जो अर्लियर पोएट्री है वो इसकी इन्फ्लुएंस है W.H. ऑर्डन से। किसे? W.H. ऑर्डन से। W.H. ऑर्डन से इसकी अर्लियर पोएट्री इन्फ्लुएंस है, और लेटर पोएट्री इसकी इन्फ्लुएंस्ड है हार्डी से, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक पोएट भी था, नॉवेलिस्ट भी था। टेस और रिटर्न ऑफ द नेटिव उसके नावल हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं। ऑब्सक्योर, द जूड द ऑब्सक्योर भी इसका एक है। तो इस तरह की बहुत सारी उसने पोएट्री भी की है। और साथ वो एक फैटलिस्ट था। फैटलिस्ट का मतलब होता है फेट पे बिलीव करता था कि फेट ही पावर होती है, जो कुछ होता है इंसान की फेट में लिखा है, वो जो मर्जी करता रहे उसके साथ होना भी। तो ये भी एक फैटलिस्ट भी था। मोमेंट पोएट्री के अंदर फैटलिज्म का थीम भी पाया जाता है, फेट का भी। लें जी, आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अब समझ आ गए होंगे। सो लेट्स सी, मॉडर्न पोएट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके ये खिलाफ थे। उसमें एक इंटरटेक्सुअलिटी होती थी, रेफरेंस होते थे, अलूजन होते थे, और इमेजेस होती थी। और उसके अलावा उसके अंदर क्या होता था, जो कैनन्स ऑफ पोएट्री के जो कैनन्स थे उनको रिजेक्ट करते थे, कि सर्टन जो कैनन्स थे उसको वो रिजेक्ट करते थे और अपने ही अंदाज से पोएट्री करते थे। और उसके बाद री इंस्टेट द ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन को री इंस्टेट करते थे। मेक इट न्यू के कायल थे कि नई चीजों को, हम पुरानी चीजों को नया बना सकते हैं, इंटरप्रेट। वो कहते जी नया बनाने की जरूरत नहीं। मूवमेंट पोएट कहते थे नया बनाने की जरूरत नहीं है, जैसी हैं वैसे ही दिखाओ, ऐसे ही दिखाओ। तो ये थे मूवमेंट पोएट। ये पोएट्री मोस्टली 1950 के बाद जो पोएट्री आई है उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट पोएट्री। ये बड़ी प्रोमिनेंट है और इसको आपने देखना है कि क्या है। मूवमेंट पोएट्री 1950 के बाद की, उसमें फिलिप लार्कन आता है, जेडी इन राइट है एक, और उसके अलावा टेड ह्यूज है। ये सारे, अगर आप इनकी पोएट्री देखें तो ये बड़ी सिंपल सी पोएट्री लिखते हैं। अच्छा, ये पीछे कुछ
उनके बारे में है। वो कहते हैं जी, मूवमेंट वाज preeminent political group of the post-war Britain, और द टर्म मूवमेंट वाज कॉइन्ड बाय द जेडी स्कॉट। जेडी स्कॉट ने मूवमेंट का जो वर्ड है उसे कॉइन आउट किया था, मतलब इसने बनाया था 1954 में। उससे पहले तो उनको पता ही नहीं था कि हम मूवमेंट पोएट हैं, तो इसने उनके लिए एक नया लफ्ज बना दिया, नया वर्ड बना दिया, मूवमेंट। रेफर टू द ग्रुप ऑफ द पोएट इंक्लूडिंग किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेवी, डीजे राइट, जॉन वेन्स, एलिजाबेथ जेनिंग, थॉमस गन, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट एंड ऑफ कोर्स फिलिप लार्कन। इनमें ये सारे जो ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं, ये सारे क्या हैं, मूवमेंट पोएट हैं। और उनमें प्रोमिनेंट बंदा कौन सा है इनमें से, ये वाला फिलिप लार्कन। और ये 1954 में जेडी स्कॉट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इसे याद किया जा सकता है। जेडी स्कॉट ने इस लफ्ज को कॉइन आउट किया था कि मूवमेंट पोएट्री होती क्या है। आम फहम लैंग्वेज, कोलोक्वल लैंग्वेज, रोजमर्रा की लैंग्वेज, इमेजेस ना यूज करें, रेफरेंस यूज ना करें, इंटरटेक्चुअलिटी यूज ना करें, ग्रीक मिथोलॉजी ना यूज करें, साफ हो, प्लेन हो, रोजमर्रा की हो, नई बनाने की जरूरत नहीं, जैसी है चीजें वैसे दिखाओ। एंटी रोमांटिक, एंटी मॉडर्निस्ट थी। अब ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, अगर वो इस पे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लिख सकती हैं। जेडी स्कॉट ने इसको कॉइन आउट किया था 1954। उससे पहले 1950 के बाद की पोएट्री जो है उसको मूवमेंट पोएट्री कहा जाता है। जेडी स्कॉट ने इसको डिस्कवर किया था। उसमें ये 4-5 राइटर हैं जिनका नाम है डोनाल्ड डेवी, डीजे राइट, जॉन वेन्स, एलिजाबेथ जेनिंग, थॉमस गन, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट एंड ऑफ कोर्स फिलिप लार्कन। अच्छा जी, ये हमने चीजें देख ली हैं। कुछ इसकी पोएट्री के नाम है, ये जरा देख लें। कलेक्शंस ऑफ द पोएट्री बाय लार्कन, द नाइट शिप 1945 में लिखी है। चर्च गोइंग उसने 1954 में लिखी है। द लेस डिसीव इसने, ये सारे बड़े उसके प्रोमिनेंट वर्क है जो मैंने लिखे हुए। द लेस डिसीव उसने 1955 में लिखी है। न्यू लाइन्स 1956 में लिखी है। द विट्सन वेडिंग बड़ी मशहूर इसकी पोएम है 1964 में। ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, 1964 में इसने लिखी है। हाई विंडो इसने 1974 में लिखी है। कलेक्टेड पोएम 1988 में लिखी हैं। तो इसने बहुत सारा वर्क लिखा है, क्योंकि ये वैसे भी सोशल नहीं था इतना और आइसोलेट रहता था। तो इसने मिस्टर ब्लिनी वाला बड़ा जबरदस्त लिखा है। वो कहता है कि हम में से हर बंदा ही मिस्टर ब्लिनी है। अगर आपने किसी बंदे को पहचानना हो तो आप मिस्टर ब्लिनी को पढ़ लें, आपको अपनी लाइफ आपकी दिखा देगा। कहता है कि मिस्टर ब्लिनी एक ऐसा बंदा है जिसने कमरा लिया एक औरत से। उसके पास एक रेडियो था, एक बेड था जिसके ऊपर वो सोता था, विंडो से बाहर देख लेता था, वर्कशॉप में वो काम करता था, उस तरह का खाना खाता था और यूजुअली लोगों से कटा हुआ रहता था। कभी कभी वो अपनी सिस्टर के यहाँ चला जाता था। तो ये उसका रहन सहन था। वो मिस्टर ब्लिनी की पूरी लाइफ दिखा देता है, ऐसे लगता है कि उसकी अपनी लाइफ ही है। तो जब मैंने उसको गौर से पढ़ा तो हमें ऐसे लगता है कि उसने हर एक इंसान को बताया कि जरा अपनी लाइफ तो देखो, रहते कैसे हो। आपको हर बंदा ही मिस्टर ब्लिनी लगेगा कि हम मिस्टर ब्लिनी की जगह पे अपने आप को फिट कर दें तो आपको ऐसे लगेगा कि हम भी मिस्टर ब्लिनी हैं। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने अपनी लाइफ को देखा, जैसे बुक्स में रहना, यहाँ पे आके आप लोगों को पढ़ा देना, फिर पढ़ाने के लिए चले जाना, फिर आ जाना, और ये हम में से हर बंदा ही मिस्टर ब्लिनी की तरह जी रहा है। 1914 बाय फिलिप लार्कन, बड़ी ब्यूटीफुल पोएम है। वर्ल्ड वार 1 का इसके अंदर जिक्र है और वर्ल्ड वार 2 की प्रिडिक्शन है। वर्ल्ड वार 2 के बारे में उसने रेफरेंस दिया है। इनफैक्ट वो वर्ल्ड वार 2 में ही है। वर्ल्ड वार 2 को हमारा पोएट देख चुका है, लेकिन उसने वर्ल्ड वार 1 का नॉस्टैल्जिया दिखाया है। मूवमेंट पोएट्री की एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख लें कि ये नॉस्टैल्जिया बताता है, पास्ट लाइफ को कैच करते हैं ये पोएट कि क्या हुआ था पास्ट में। तो इसके अंदर भी आपको उसने नॉस्टैल्जिया दिखाया है। क्या नॉस्टैल्जिया दिखाया है? उसने दिखाया है कि किस तरह से मिस्टर ब्लिनी में भी वो हर बंदे को उसकी नॉस्टैल्जिक लाइफ में ले जाता है। मतलब जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम लोग अपनी एक नॉस्टैल्जिक लाइफ में चले गए। तो इसमें भी ये क्या करता है, एक नॉस्टैल्जिया आपको बताता है वर्ल्ड वार 1 के अंदर क्या हुआ था।
उसमें वो बताता है, पहला स्टैंजा जो है वो सिटी लाइफ, पहले दो स्टैंजा जो है वो सिटी लाइफ के, दूसरे दो स्टैंजा आपको विलेज लाइफ के अंदर ले जाता है। अच्छा जी, सिटी लाइफ में वो आपको बताता है कि किस तरह से अपनी कंट्री पे फिदा होने के लिए लोगों ने बहुत बड़ी लाइन बनाई हुई है और उसमें रिक्रूट होने के लिए आए, और ऐसे लगता है कि जैसे वो वेला पार्क के लिए आए हैं। लोग अपनी जाने नेशनलिज्म पे ऐसे फिदा कर रहे हैं वर्ल्ड वार 1 में कि समझ नहीं आ रही कि लोगों को क्या है, और अपने अपने कंट्री के लिए 1 मिनट में पास्ट होने के लिए तैयार है। पास्ट का मतलब होता है गुजरने के लिए, मरने के लिए, मतलब अपने कंट्री के लिए 1 मिनट में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 है, ये वर्ल्ड वार 1 का नॉस्टैल्जिया है। Those long uneven lines standing as patiently as if they were stretched outside the oval or villa park, the crown of the hat, the sun, the mustached archaic face, grinning as if, grinning का मतलब होता है मुस्कुराना, खुश होना, as if it were all in August bank holiday lark, ऐसे लोग तो मुस्कुरा रहे हैं जैसे हॉलीडे लार्क पे आए हुए हैं। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उसने इस्तेमाल किया है, कि इसके अंदर इमेजरी क्या क्या इस्तेमाल की है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं। लेट्स सी, नोट करें जरा। एक तो इसने इसके अंदर जो यूजुअल पोएट इस्तेमाल करते हैं, एनाफोरा को इस्तेमाल करता है, इमेजरी को इस्तेमाल करता है, इमेजरी का भी आपको मैंने समझाया हुआ है, मेटाफर का इस्तेमाल करता है, सिमली का इस्तेमाल करता है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये पोएट की मेन चीजें हैं। और बाज बात एक चीज और इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री सेंस। कभी कभी फिलिप लार्कन ऑल फैक्ट्री सेंस को भी इस्तेमाल करता है। ऑल फैक्ट्री सेंस का मतलब होता है कि जो स्मेली की हमारी सेंस है उसको अपील करती है। इमेजरी भी डिफरेंट होती है, कुछ इमेजरी ऐसी होती हैं जो ऑल फैक्ट्री सेंस को इस्तेमाल करती हैं, कुछ कैनेस्थेटिक को, और कुछ हमारे हमारे टेस्ट को, गस्टेटरी को, कुछ गस्टेटरी सेंस को, कुछ ऑल फैक्ट्री सेंस को, कुछ हमारे कैनेस्थेटिक सेंस को, और कुछ हमारे विजुअल सेंस को। तो ये सारी 5 सेंसेस को अपील करने वाली वो कोई भी इस्तेमाल कर लेता है बाज बात। तो लेट्स सी नो, लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहता है दोज लॉन्ग अनइवन लाइंस, ये जो लंबी आपको कतारें नजर आ रही हैं, दोज अनइवन, ये जो दो अनइवन बेतरतीब लाइंस आपको नजर आ रही हैं, स्टैंडिंग एज पेशेंटली, बड़े जज्बे से, पेशेंटली बड़े हौसले से कहता है वो खड़े हैं, एज इफ दे वर स्ट्रेच्ड आउटसाइड द ओवल और द वेला पार्क, ऐसे लग रही है कि इनकी इन स्ट्रेच, दे वर स्ट्रेच आउटसाइड द ओवल और वेला पार्क, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये वेला पार्क से भी बाहर, आउटसाइड इतनी फैली हुई हैं कि वेला पार्क तक बाहर तक फैली हुई है। वेला पार्क इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं, कोई फ्रीदिया पार्क है, ठीक है, कोई किसी और नाम से पार्क होगा, कोई सोजो पार्क है। तो इस तरह के डिफरेंट पार्क्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो वेला पार्क भी बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे लोग जाते हैं विजिट के लिए। तो फिर ऐसे ही वो कह रहा है कि इतनी लंबी लाइन है, एज इफ, और ऐसे महसूस होता है दे वर स्ट्रेच्ड आउटसाइड द ओवल और वेला पार्क। ओवल और वेला पार्क दो पार्क्स हैं, इन पार्क से भी दूर फैली हुई हैं, आउट स्ट्रेच्ड है, लंबी लाइनें हैं। वो लाइनें क्यों बनी हुई हैं? वो लोग भर्ती होने के लिए आए हैं ताकि अपने कंट्री पे जान निछावर कर दें। कहता है कि द क्राउड ऑफ द हैट, द क्राउन्स ऑफ द हैट्स, उनके सरों के ऊपर बड़ी बड़ी हैट्स हैं। द सन ऑन मस्टैच आर केक फेस, और रोशनी, सूरज की रोशनी पड़ने से उनकी जो लंबी पुराने फेस हैं, उनके ऊपर जो बड़ी बड़ी मूछें हैं वो चमक रही हैं। ऐसे मूछें रखी होती है ना बड़ी बड़ी लोगों ने,
तो वो आर्खेक का मतलब होता है एंशिएंट, पुरानी पुरानी, बहुत पुरानी मूछें उन्होंने रखी हुई हैं, मतलब वो बंदे कुछ एजेड भी हैं, उनके फेसेस पे बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो बिल्कुल चमक रही हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है। देखें उनकी, इसको कहते हैं विजुअल इमेजरी। ये कौन सी इमेजरी है? विजुअल, कि वो हमारे विजुअल सेंस को अपील कर रही है। आर्क एक मोस्टैच, ऑन मोस्टैच आर्क एक फेस, और उनके पुराने चेहरों के ऊपर मोस्टैच्ड है। मोस्टैच्ड का मतलब होता है मूछें हैं, उनके ऊपर सन पड़ रहा है, जब सन पड़ता है तो डेफिनेटली वो चमकती हैं। ग्रीनिंग एज इफ इट वर ऑल एन ऑगस्ट बैंक हॉलीडे लार्क। हॉलीडे लार्क होता है छुट्टी का, खुशी का समा। अगस्त बैंक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे होती है एक अगस्त में, तो ऐसे लगता है जैसे अगस्त के बैंक हॉलीडे पे आए हुए हैं, उसकी खुशी पे आए हुए हैं और सारे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपने मुल्क पे फिदा होने के लिए आए। अब देखें यहाँ पे कुछ हम फाइंड करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे एलिट्रेशन किस किस में है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कुछ ऐसे हमें मिलेंगे जिसमें कुछ वर्ड्स जो एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो एनाफोरा होगा, और अगर एक ही साउंड आ रही है तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन एक लाइन के अंदर। तो जहां पे भी आपको मिल जाए आपने उसको फाइंड कर लेना। आप दूसरा स्टैंजा देखिए, इसमें टोटल 4 स्टैंजा हैं। पहले 2 स्टैंजा में वो सिटी लाइफ को डिस्कस करता है, सिटी में क्या हो रहा है, और दूसरे 2 स्टैंजा में वो बताता है कि गांव में क्या हो रहा है, गांव की पोजीशन। अब पहले 2 स्टैंजा जो 8-8 लाइन का एक स्टैंजा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें 4 स्टैंजा हैं तो 8 और टोटल 32 लाइन। And the shut shop, the bleached established names on the sun blinds, the farthings and sovereigns, and the dark clothed childrens at play, called after kings and queens, the tin advertisement for coca and twist, and the pubs wide open all day. यानी ये शॉप्स हैं चॉकलेट की, तंबाकू की, पब्स डांस करने वालों की, ये दुकानें सारी रात खुली जाती हैं, वाइड ओपन ऑल द डे। एंड द शट शॉप्स द ब्लीच्ड, और बंद दुकानों, ब्लीच का मतलब होता है मिटा देना। एंड द शट शॉप्स, दुकानें बंद हैं, यानी दुकानें, बहुत सारी दुकानें जो हैं वो शट हैं, शट का मतलब होता है बंद। एंड शट शॉप्स, बंद दुकानें, द ब्लीच्ड एस्टैब्लिश नेम ऑन द सन ब्लाइंड्स, और उनके ऊपर सूरज पढ़ पढ़ के सूरज ने उनको क्या मिटा दिए, उनके नाम तक मिट गए। मतलब वो सीन बता रहा है कि लड़ाई चल रही है, हमले हो रहे हैं, दुकानें बंद रखते हैं वो, तो उसने उनके, सूरज ने उनके नाम तक मिटा दिए। ब्लीच का मतलब आपको पता ही है, मिटाना। द फार्थिंग एंड द सॉवरन्स एंड द डार्क लॉ चिल्ड्रन एट प्ले। द फार्थिंग एंड सॉवरन्स, मोस्टली लोग जो हैं वो फार्थिंग सिक्के इस्तेमाल करते हैं या सॉवरन, ये दोनों सिक्कों के नाम, ये सिक्के बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एंड डार्क क्लॉथ्स चिल्ड्रन, लोगों ने, बच्चों ने डार्क किस्म के यानी कपड़े पहने हुए हैं, एट प्ले, यानी जिन बच्चों ने घने क्लॉथ के, गहरे कलर के जो सूट कपड़े पहने हुए हैं वो खेल रहे हैं। कॉल्ड आफ्टर किंग एंड क्वींस, और उन बच्चों को भी उनके किंग और क्वीन के नाम से पकारा जाता है। तुम एलिजाबेथ के हो, तुम फलां के हो, तुम फलां, यानी उन बादशाहों के नाम से पकारे जा रहे हैं। मतलब वो बच्चे भी खास बादशाहों के नाम से पकारे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो एक रेफरेंस दे रहा है कि लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो उन बादशाहों के लिए लड़ रहे हैं। कॉल्ड आफ्टर किंग एंड क्वींस, उनको भी उन नामों से पुकारा जा रहा है। बच्चों को जो खेल रहे हैं बाहर, उनको नामों से, हाँ जी तू एलिजाबेथ का है, तू फलां का है, तू फलां का है, उनको खास बादशाहों के नामों से पुकारा जा रहा है। यानी क्वींस और किंग के नामों से उन बच्चों को पुकारा जा रहा है जो बाहर खेल रहे हैं। द टिन एडवर्टीजमेंट, और टिन की एडवर्टीजमेंट जो है उसके ऊपर भी उनके नाम लिखे हुए। जो टीन जो होते हैं ना, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं टीन, उनके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट उनकी लिखी हुई है, उन बादशाहों जिनसे लड़ाइयां हो रही। फॉर खोखै एंड द ट्विस्ट एंड द पब,
तंबाकू, चॉकलेट और पब्स के जो बार्स हैं, डांसिंग क्लब हैं, वो खुले हैं। वाइड ओपन ऑल द डे, वो सारा दिन खुले रहते हैं। इसमें ओवरऑल वो ये बता रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है ये बादशाहों की हो रही है, उनके नामों से बच्चों तक को पकाया जा रहा है। लोग सिक्के, सफारतिंग और सॉवरन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम दुकानों के बिट गए हैं, वो अक्सर बंद रहती हैं। ये कुछ दुकानें हैं जो खुली रहती हैं, उसमें कोका, ट्विस्ट और पब। इसकी समझ आ गई होगी आपको। वाइड ओपन ऑल द डे, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने एक इस्तेमाल की है एलिट्रेशन, जो मेरी नजर पड़ी है, जिसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। शप, ये शट शॉप, ठीक है। इस तरह की जो चीजें, इसको आपने देखना है। इसको क्या हम कहते हैं? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, यस। 8 लाइन्स के स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? किसको? 8 लाइन्स के स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? मतलब 4 लाइन्स वाले को तो क्वार्टरन कहते हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे? मेरे माइंड में अभी नहीं है। ऑक्टा का मीनिंग 8 होता है ना? ऑक्टा ही कहते हैं, लेकिन इसको स्टैंजा को, एक मिनट, इसको कहते हैं, एक होता है 6 लाइन, ठीक है। 6 लाइन को कहते हैं सिस्टेट। इसको कहते हैं 6 लाइन स्टैंजा, इसको कहते हैं सिस्टेस, और इसको कहते हैं ऑक्टेव। यस, मुझे याद आ गया। ये सोनेट जो है बेसिकली उससे ये निकला था, जो कि पेट्रार्क ने दी थी। एक होता है 6 लाइन का स्टैंजा और एक होता है ऑक्टेव, 8 लाइन। इसको कहते हैं ऑक्टेव। नोट कर ले। अच्छा किया आपने मुझे याद करवा दिया। ऑक्टेव पेट्रार्क ने कंसेप्ट दिया था, जिसमें वो 6 लाइन और 8 लाइन बताता है। 6 लाइन में 6 लाइन होती हैं और ऑक्टेव में 8 लाइन होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे दूसरा देख लेते हैं, तीसरा देखते हैं। एंड द कंट्री साइड नॉट केयरिंग द प्लेस नेम ऑल हेज्ड ओवर with flowering grasses and fields shadowing doomsday lines under wheat's restless silence. The differently dressed servant with tiny rooms in huge houses, the dust behind limousines. अब यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि वो लोग, अक्सर लोग चूंकि बड़े बड़े घरों में रहते थे शहरों में, तो अब वो कहाँ पे आ गए हैं? वो अपनी जिंदगी छोड़ के कंट्री साइड पे आ गए हैं। चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, तो वो अक्सर लोग फिर देहाती एरिया में चले जाते हैं, क्योंकि जहां पे कम होती है लाइट्स या लोग कम होते हैं, वहां पे उतना ज्यादा लोग कम आते हैं। तो अब कोई और आ गया। And the shut shops, the bleached established names on the sun blind, the farthing and sovereigns and dark lost children at play, called after kings and queens, and Tin's advertisement for coca, twist and the pubs, wide open all days. इतनी सूरज की गर्मी की वजह से, सूरज की हीट की वजह से, जो शॉप के ऊपर, क्लोज्ड शॉप के ऊपर जो नाम थे वो मिट चुके थे। द फार्थिंग एंड द सॉवरन्स, ये 2 सिक्के थे जो इस्तेमाल हो रहे थे ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए। एंड द डार्क क्लॉथ चिल्ड्रंस एट प्ले, और बच्चे जो हैं जिन्होंने डार्क क्लॉथ पहने हुए हैं वो खेल रहे हैं, और उनको बुलाया जा रहा है, लोग बुला रहे हैं, हाँ जी, एलिजाबेथ, son of Elizabeth, the son of the Johnsons, the son of the Henry। तो इस तरह के वो नामों से पकारे जा रहे हैं। Called after kings and queens, the tin जो टीन के डिब्बे थे उनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल हो रही थी, उनके ऊपर भी उनके नाम बने हुए थे, तस्वीरें बनी। बाज़-औक़ात आप लोगों ने देखा होगा, इश्तिहार जो हैं वो चौक में लगा दिए, सड़कों पे लगा दिए, वो जो लीडर्स होते हैं उनके लिख देते हैं, फॉर कोका, ट्विस्ट एंड द पब्स, तंबाकू और चॉकलेट्स और पब्स, इनकी दुकानें खुली थी, वाइड ओपन ऑल द डे, सारा दिन खुली रहती। सो लेट्स कम टू द आई थिंक इट्स अ थर्ड स्टैंजा।
and the countryside not caring, the place name all hazed over with the flowering grass and the fields shadowing doomsday's lines under weeds, restless silence, the differently dressed servant with tiny rooms in huge houses, the dust behind limousines. अब देखें, पोएट जो होता है उसके पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, वो जो चाहे वो रेफरेंस, वो चाहे तो टेंसेस लगाए ही ना, आगे पीछे कर दे, रेफरेंस में बात कर दे, अलूजन से बात कर ले, वो उसकी है। यूजुअल लैंग्वेज है, एक आम बात है, नॉस्टैल्जिया बता रहा है आपको पोएट, और उसमें वो बता रहा है कि कंट्री साइड के लोग जो थे वो तो केयरिंग नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे तो एक तो जब भी लड़ाई होती है तो वो जहां पे ज्यादा लाइट होती है, आवाम ज्यादा होती है, उसको हिट करते हैं। गांव में, कंट्री साइड में या इस तरह के इलाके को लोग हिट नहीं करते जंग में, ज्यादा हिट होते हैं मेन टारगेट शहर, सिटी जो बड़े गुंजान आबाद होते हैं, जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, वो वहां पे टारगेट करते हैं ताकि ज्यादा लोग मारे जाएं। तो इस तरह के छोटे छोटे गांवों पे हमला करने की बजाय आप बड़े सिटी के ऊपर बम बरसाएं या कोई चीज गिराएं ताकि ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा माली नुकसान हो, जानी नुकसान हो। गांव को किसी ने मार के क्या लेना है? तो ये लोग फिर वहां से जो बड़े बड़े अमीर रिच लोग थे, लैंड लॉर्ड थे, जिनके पास बहुत पैसा था, तो वो अपनी लेमोजिन गाड़ियों के ऊपर गांव में आ गए थे, कंट्री साइड। और वहां पे गांव के अंदर भी ये नौबत थी, यानी ये हालत थी कि वो लोग भी बड़े बेपरवाह से लोग थे, उनके वो इतने बेपरवाह थे, वो अपने कामों को ही लगे हुए थे, जो कुछ भी हो रहा, लड़ाई हो रही, वो कामों पे लगे। लापरवाह से लोग हैं गांव के लोग, अक्सर ही केयरलेस होते हैं इस मामले में। मतलब जो मर्जी हुकूमत करे, चाहे तालिबान करें, चाहे वो अफगानिस्तान के अब्दुल्ला गनी करे, या कोई भी करे, अहमद करजाई करे, जो दूर किसी विलेज के अंदर कोई अपनी गंदम बो रहा है या हाल चला रहा है, उससे क्या परवाह इन चीजों की। उसके पास तो पहुंचते पहुंचते पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए वो लोग अपने कामों पे लगे हुए थे, बड़े केयरलेस है, अपने कामों पे लगे हुए, और उनके इतने केयरलेस हैं कि वो जो उनके फसलें थी, उन्होंने उनके गांव भी आपस में मिला दिए थे। बाज़ का फसल ऊपर चढ़ जाती है उनकी पगडंडियों के ऊपर, कि उनकी पगडंडियां भी छुप गई थी कहाँ पे, वो बॉर्डर लाइन है, एक विलेज और एक जमीन का दूसरे जमीन के साथ जो बॉर्डर लाइन है, जो उसको बैरिकेड भी नहीं था उसके अंदर कोई लाइन भी नहीं थी। मतलब वो जो फसलें थी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, उनको डिवाइड करने वाली लाइनें भी मिट गई थी। अब ये ओवरऑल वो बात कर रहा है, कहता है कंट्री साइड नॉट केयरिंग, और कंट्री साइड के लोग बड़े बेपरवाह थे। द प्लेस नेम्स ऑल हेज्ड ओवर, उनकी मतलब अब ये 85 गांव है, ये 86 गांव है, ये 87 है, ये 89 है, इस तरह हर गांव के ना उसके नाम लिखे होते हैं। वो नाम मिट गए थे, उनके ऊपर भी फसलें चढ़ गई थी कि वो केयर ही नहीं कर रहे थे, उनके गांव के नाम तक मिट गए थे। मतलब दे डोंट केयर व्हाट एवर हैपनिंग, कि वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, उन्होंने उनके नाम भी मिटे हुए। द प्लेस नेम ऑल हेज्ड ओवर, उनके जगहों, उनके कंट्री साइड के इलाकों के नाम तक मिट गए थे। विद फ्लावरिंग ग्रास एंड फील्ड्स, उसके ऊपर फ्लावरिंग ग्रास और घास और फील्ड्स जो थे वो भी एक दूसरे के अंदर छुप गए थे, घास वगैरह ऊपर चढ़े हुए थे। शैडोइंग डूम्सडे लाइन अंडर वीड्स रेस्टलेस, और उसके ऊपर ऐसे था कि जैसे कोई डूम्सडे लाइंस बन गई अंडर वीड्स रेस्टलेस, और उसके ऊपर ऐसे वो चूंकि उनके ऊपर चढ़े हुए थे घास वगैरह, तो वो क्या कर रहे थे, शैडो कर रहे थे फील्ड्स को, और वो ऐसे रेस्टलेस पोजीशन में, एंड अंडर वीट्स, और वीट्स के अंडर, वीट्स गंदम, रेस्टलेस साइलेंस, वो भी ऐसे थी कि साइलेंस में खड़ी थी, कोई हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल रेस्टलेस खड़ी थी फसल गंदम की। द डिफरेंटली ड्रेस सर्वेंट, और मुख्तलिफ ड्रेस पहने हुए सर्वेंट जो थे, विद टाइनी रूम्स इन ह्यूज रूम, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे कमरों में रहते थे। मतलब घर बहुत बड़े बड़े गांव के, और उसमें छोटे छोटे कमरों में सर्वेंट रहते थे। ये ऐसे इलाके में चले गए थे। द डस्ट बिहाइंड लिमोजिन, और वो शहरों से आए थे, और उनकी लेमोजिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी। ये किन की बात कर रहा है? जो शहरों से आए। ये है जी उसका, ये तीसरा स्टैंजा था। हम चौथे को देखते हैं। नेवर सच इनोसेंस, नेवर बिफोर और सिंस। आप इसके अंदर पोएट ने यूज किया है, जब आप इंफेसाइज करते हैं अपने पॉइंट को, तो उसे क्या कहते हैं? ये दो लाइनें, आप ये और ये है एनाफोरा। क्या है? एनाफोरा।
एनाफोरा का मतलब होता है कि जब एक ही वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता है, एक लफ्ज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक वर्ड को बार बार लाइन में रिपीट कर रहे हैं। नेवर सच इनोसेंट, नेवर बिफोर, उसने नेवर पहले भी यूज किया, नीचे भी यूज किया। यस सर। एज चेंज इटसेल्फ टू पास्ट, as changed itself to past without a word, the men leaving the garden tidy, the thousands of the marriages lasting a little while longer, never such innocence again. अब इसके अंदर वो तंज करता है, जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो वर्ल्ड वार 1 में उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की इनोसेंस, इस तरह की तबाही दोबारा नहीं होगी, और उस वक्त 40 मिलियन लोग मारे गए थे, जबकि दूसरी जंग अजीम में तो इससे भी ज्यादा मारे गए, 80 मिलियन। तो ये नहीं हम कह सकते कि आज जो हुआ है वो कल नहीं हो सकता, वो उससे सीवियर भी हो सकता है। दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर आज तालिबान ने कब्जा कर लिया है तो ये ना सोचें कि ये सारी उम्र काबिज रहेंगे, पहले भी वो इसी तरह काबिज थे, तो फिर उसके बाद कोई और आ गए। तो इस तरह हुकूमतें बदलती रहती हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। जब इनके ऊपर हमला हुआ था, आई थिंक आज से कोई 22 साल पहले, तो उस वक्त हम सोचते थे कि यार ये हुकूमत, ये कभी आ सकेंगे इक्तदार पे। नेवर सच इनोसेंस अगेन, व्हाट हैपेंड? And now they are marching in the Kabul, and they have occupied Kabul, and once again Kabul in their control. और 22 साल पहले क्या हुआ था? अमेरिका ने इस तरह के बम गिराए और वो छुपने पे मजबूर हो गए। So what happened? With the passage of time, every power changes with the passage of time. So it takes time, but no one can, say that I am constant. Nobody can stay constant. Change is a part of life. I usually say change is part of life. Never such innocence again. Never such innocence. Never before our sins. As change itself to pass without a word, the men leaving the garden tidy, the thousands of marriages lasting a little while longer. Never such innocence again. इसमें उसने रिपीट किया इसी को, इसको रेपिटेशन भी कहते हैं। जब एक ही चीज हूबहू वैसे ही पूरी रिपीट हो रही हो बार बार, उसे रेपिटेशन भी कहते हैं। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। लेट्स सी, नेवर सच इनोसेंस अगेन। ये देखें, इसको अगर हम जितना मर्जी एक्सप्लेन करें तो कर सकते हैं। वर्ल्ड वार 1 को भी शामिल करेंगे, 2 को भी शामिल करेंगे। राइटर अपना नॉस्टैल्जिया दे रहा है, और मूवमेंट पोएट्री के अंदर अक्सर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नॉस्टैल्जिया भी बताता है, पास्ट लाइफ को भी डिस्कस करता है, जिंदगी जैसी हो वैसी बताता है, मंडेन लाइफ को बताता है, और रेफरेंस यूज करता है, सिमिली यूज करता है, मेटाफर यूज करता है, एनाफोरा यूज करता है, हाइपरबोली यूज करता है, ऑक्सीमोरोन भी यूज कर लेता है, और डिफरेंट सेंसेस को अपील करने वाली इमेजरी यूज करता है, और फैक्ट्री को यूज करता है, गस्टेटरी को यूज करता है, और उसके किनेस्थेटिक को यूज करता है, विजुअल इमेजरी को यूज करता है, ऑडिटरी इमेजरी को यूज करता है, जो उसका दिल करे यूज कर लेता है। नेवर सच इनोसेंस, इस तरह की इनोसेंस दोबारा नहीं होगी कि अब वर्ल्ड वार 1 आ गया, अब खत्म हो गया, हम अपनी जानें दे देंगे, फतह कर लेंगे, अपने इलाकों को ले लेंगे, और उसके बाद तो ऐसा नहीं होगा। नेवर बिफोर आवर सिंस, ना कभी इससे पहले और ना इसके बाद, अब और ना इससे पहले कभी हुआ ऐसे कभी नहीं होगा। एज चेंज इटसेल्फ टू पास्ट, लोग इतने मासूम थे कि 1 मिनट में अपने आप को फना करने के लिए रेडी थे। टॉक अबाउट द अफगानिस्तान, द पीपल, दे हैव सैक्रिफाइड देयर लाइफ ऑन देयर कंट्री। उन्होंने अपनी जानें फदा की हैं, अपने बच्चों को कुर्बान किया, और वो लड़ते रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे। लड़ना आसान नहीं है। जंग जज्बे से जीती जाती है, सोल से जीती जाती है, और डिटर्मिनेशन से जीती जाती है, कंसंट्रेशन से जीती जाती है, और कंसिस्टेंसी से जीती जाती है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं जदीद असले से अच्छे स्कूल में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकता हूं, टॉक अबाउट द अफगानिस्तान, द पीपल, दे डोंट हैव शूज in their shoes, in their feet, they don't have shoes. I have seen their picture, but they are ready to fight with superpower. दुनिया का जदीद तरीन असला वहां पे फेल हो गया, एमुनिशन फेल हो गया। इसका मतलब है कि जज्बे से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने पढ़ना है, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने आगे बढ़ना है। जज्बा, कंसिस्टेंसी, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंसी को, बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल लोगों को वो मात दे देता है। आपके पास जज्बा कैसा है, आपके पास कंसिस्टेंसी कैसी है, आप कंसिस्टेंट हैं, आप कमिटेड हैं, गोल क्लियर हैं। गोल क्लियर हो तो पता है कि मैंने जाना कहाँ। मुझे पता है कि मैंने लाहौर जाना है और मुझे ये भी पता है किस गली में जाना है, तो मैं सीधा गाड़ी पे बैठूंगा और उस घर के सामने उतरूंगा। मुझे पता ही नहीं है जाना कहाँ है, मुझे पता ही नहीं डिफेंस कहाँ है, डिफेंस के आगे कौन सा घर है, कौन सा वो ब्लॉक है, एक्स है, वाई ब्लॉक है, कहाँ जाना है। मैं 50 लोगों से पूछूंगा, उसके बाद वहां पहुंचूंगा। इफ यू आर क्लियर इनफ, you know where you want to go, and you are clear, and your goals are clear. You know where you want, it will be easy to reach there. If you are confused and baffled, you don't know where to go, you will be asking several people and you go here and there, ultimately you will be late, you can't reach on time. So same way, अगर आप क्लियर हैं, आप अपने रास्ते पे पहुंच सकते हैं। नेवर सच इनोसेंस, नेवर बिफोर आवर सिंस। ऐसी मासूमियत दोबारा नहीं होगी, इस तरह का काम दोबारा नहीं होगा। एज चेंज्ड इटसेल्फ टू पास, ये लोगों को एक मिनट में पास्ट बना रही थी, उनकी जानें ले रही थी। मतलब दे आर सैक्रिफाई, दे वर इनोसेंट पीपल, दे वर सैक्रिफाइंग देयर लाइफ एंड दे वर बिकमिंग पास्ट। पास्ट मीन वो डेड हो रहे थे, मर रहे थे। विदाउट अ वर्ड, एक लफ्ज नहीं कहते थे, अपने मुल्क के लिए जाने निशावर कर रहे थे, पास्ट हो रहे थे, गुजर रहे थे, जाने फिदा कर रहे थे। द मैन लिविंग द गार्डन टाइडी, और लोग अपने बागात, घर, सब कुछ छोड़ रहे थे। द थाउजेंड्स ऑफ द मैरिजेस, और हजारों जो मैरिजेस, वेड हस्बैंड और वाइफ्स जो थी, हजारों न्यूली वेड जो हस्बैंड थे, वो क्या कर रहे थे? लास्टिंग अ लिटिल वाइल लॉन्गर, वो अपनी जाने फिदा कर रहे थे। नेवर सच इनोसेंस अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके अंदर भी तंस है, इसके अंदर एक स्टायर है। यहां पोएट ने आयरनी यूज की है। एक स्टायर जो है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये यूज किया है। और यहाँ पे उसने एक एनाफोरा यूज किया है, रेपिटेशन यूज की है। ठीक है, ये चीजें उसने इस्तेमाल की है, और इमेजरी यूज की है। और फिर मैं बता दूं, 6 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं सिस्टेट। ठीक है, सिस्टेट। सिस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन स्टैंजा। ऑक्टेव को कहते हैं 8 लाइन। ठीक है, ऑक्टेव, ये पेट्रार्क ने पहले कॉन्सेप्ट दिया था। 8 लाइन में वो अपना सवाल उठाता था, 6 लाइन में वो जवाब देता था। शेक्सपियर, सरे ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसने क्या किया, सरे ने क्या किया कि 4-4 लाइन के क्वार्टरन बना दिए, फिर 4 लाइन, 8, और ये 4 लाइन का ये स्टैंजा, टोटल 14 लाइन की सोनेट होती है। 8 और 4 ये 12 हो गए, और उसने 2 लाइन का कॉपलेट उसके साथ लगा दिया। ठीक है, और शेक्सपियर ने पोइट्री इसमें की है, थोड़ी सी राइमिंग स्कीम चेंज करके, आइएम्बिक पेंटामीटर लगा के। ठीक है, ये इंग्लिश सोनेट है, ये पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट है।